हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सीरीज के बारे में जान लेते हैं कि इस सीरीज के अंदर होने क्या वाला है। तो देखो, पीपीपी का जो सिलेबस है ना वो काफी ज्यादा लेंदी है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को ना पीपीपी का सारा सिलेबस कवर करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो इस सीरीज के अंदर हम ना पीवीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको जो है वो कवर करने वाले हैं, ताकि आपके कम से कम 50 नंबर आ पाए और आप पीवीपी के एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो ये जो सीरीज है ना वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इससे एक तो आपको ये पता चलेगा कि पीवीपी के कौन से टॉपिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से कवर भी कर पाओगे, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है। लास्ट में हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी डिस्कस जो है वो करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जो जीआईबी का एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी जो ई बुक है उसके अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे, और ये जो ई बुक्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनके लिए आपको एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बैंकिंग। तो देखो, बैंकिंग की जो डेफिनेशन है ना वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 बी के अंदर जो है वो दी हुई है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बैंकिंग के अंदर एक एंटिटी जो है पब्लिक से डिपॉजिट की फॉर्म में मनी एक्सेप्ट करती है, फिर उस पैसे से लैंडिंग करती है और इन्वेस्टमेंट करती है। पब्लिक का ये जो पैसा होता है वो पब्लिक की डिमांड के ऊपर रिपेबल होता है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ओवर होने के बाद रिपेबल होता है। पब्लिक जो अपना पैसा है वो चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू या फिर किसी और परमिटेड तरीके से विड्रॉ जो है वो करवा सकती है। अब ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना बैंक, ये डिपॉजिट का जो पैसा है वो सिर्फ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज किया जा सकता है, ठीक है। और जो डिपॉजिट है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। जो डिपॉजिट है ना, वो मनी के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जो बैंक है वो कस्टमर को ये नहीं कह सकती है कि आप हमें 50 लाख का जो गोल्ड है वो यहाँ पर डिपॉजिट करवा दो, नहीं। जो डिपॉजिट है वो हमेशा मनी के फॉर्म में ही जो है वो रहेगा, ठीक है। और जो डिपॉजिट है वो रिपेबल होगा डिमांड के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ओवर होने के बाद। जैसे कि जो एफडी है उसकी रिपेमेंट कब की जाती है? जब एफडी मेच्योर हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर कस्टमर की कि कस्टमर कौन होता है। सबसे पहले ऐसा पर्सन या फिर एंटिटी जिसने बैंक के अंदर अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। जैसे मैंने अगर सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है, और मैं उससे ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर बैंक का कस्टमर हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने अकाउंट तो मेंटेन नहीं किया हुआ है, अकाउंट ओपन नहीं करवाया हुआ है, पर वो बैंक के साथ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान के चलिए कि मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है, पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो 50,000 रुपए है वो बैंक को दिए हैं और बोला है कि इसको ए के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर दो। ओके, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट नहीं है पर मैंने बैंक के साथ ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया है, तो मैं कस्टमर हूँ। ओके, उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है ना, जिसके बिहाफ पर कोई अकाउंट मेंटेन किया गया है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अमित नाम का पर्सन है, ठीक है, और इसके लिए एक अकाउंट जो है वो ओपन किया गया है सुमित के लिए। सुमित ने ओपन करवाया है अकाउंट को, ठीक है, और सुमित जो है वो अमित के बिहाफ पर इस अकाउंट को ऑपरेट करता है, ठीक है। और ये जो अकाउंट है वो अमित के लिए ही ओपन किया गया है ना, पर अकाउंट को ओपन किसने करवाया है? सुमित ने। तो देखो यहाँ पर सुमित भी कस्टमर है और जो अमित है जिसके बिहाफ पर अकाउंट को ऑपरेट किया जा रहा है वो भी यहाँ पर कस्टमर है। ओके, उसके बाद मान के चलिए कि आपने यहाँ पर किसी स्टॉक ब्रोकर के पास कोई अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या फिर सीए है आपका, है ना, उसने आपके लिए कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है बैंक के साथ, ठीक है, तो उस केस में आप बैंक के कस्टमर जो है वो होंगे। जैसे अगर यहाँ पर कोई एबीसी कंपनी है ना, उसका अकाउंट उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ओपन किया है, ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कंपनी के बिहाफ पर उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, तो ये जो एबीसी कंपनी है ये भी यहाँ पर बैंक का कस्टमर जो है वो होगा। ओके, अब बात करेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की। देखो, जब आप बैंक के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो आपका बैंक के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, और ये जो रिलेशनशिप होता है ना ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने
बैंक के पास एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया और उसके अंदर 40,000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। तो यहां पर मेरे और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। डिफरेंट ट्रांजेक्शन के केस में डिफरेंट रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होते हैं, जैसे कि किसी ट्रांजेक्शन में डेटर क्रेडिटर का, किसी में क्रेडिटर और डेटर का, किसी में ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का, किसी में एजेंट और प्रिंसिपल का, ठीक है। तो एक एक करके डिटेल में हम इन रिलेशनशिप को जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला जो रिलेशनशिप है वो है डेटर और क्रेडिटर, जहां पर बैंक होता है डेटर और कस्टमर होता है क्रेडिटर, ठीक है। तो देखो, जब आप बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो, जैसे मान के चलिए मैंने बैंक के पास एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया और उसके अंदर 40,000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करवा दिया, तो इस केस में जो मैं हूं, यानी कि कस्टमर हूं, मैं हूं क्रेडिटर, क्योंकि मैंने अपना पैसा जो है वो बैंक को दिया है। और जो बैंक है वो है डेटर। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरा पैसा जो है वो पड़ा हुआ है 40,000 रुपए, जो कि उसे कभी ना कभी मुझे वापस करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करवाते हो, तो जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है वो होता है डेटर और क्रेडिटर का, जहां पर बैंक डेटर होता है क्योंकि उसके पास आपका पैसा पड़ा हुआ होता है, और आप यानी कि कस्टमर जो है वो क्रेडिटर होते हो, ठीक है। अब जब आप बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो ना, जैसे मैंने 40,000 रुपए डिपॉजिट करवाया, तो बैंक के पास पूरी फ्रीडम है, वो इस पैसे को किसी भी तरीके से यूज जो है वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने 40,000 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है, तो अगर मुझे ये पैसा वापस चाहिए, तो ये पैसा मुझे बैंक से वापस मांगना पड़ेगा। जब तक मैं बैंक से पैसा वापस मांगूंगा नहीं ना, बैंक मुझे ये पैसा जो है वो वापस नहीं करेगा। तभी तो जो अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, वो बैंक के पास क्यों पड़े रह जाते हैं? क्योंकि जब तक कस्टमर क्लेम नहीं करेगा, बैंक यहां पर उसका पैसा वापस नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो डिमांड है वो एक स्पेसिफाइड मैनर में होनी चाहिए। जैसे अगर आप, जैसे मुझे ये 40,000 रुपए विड्रॉ करवाने हैं, ठीक है, बैंक से, तो ऐसा नहीं है कि मैं बैंक में जाऊंगा, जो बैंक का एम्प्लॉय है उसको बोलूंगा कि भाई 40,000 रुपए मुझे दे दीजिए, नहीं। मैं यहां पर एक स्लिप भरूंगा, विड्रॉवल स्लिप, वो भरकर मैं यहां पर बैंक के एम्प्लॉय को दूंगा, फिर वो मुझे पैसे विड्रॉ करके जो है वो देगा एक स्पेसिफाइड मैनर में, ठीक है। जब आप बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो ना, तो आपको बदले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। आप बैंक के भरोसे के ऊपर ही उसके पास अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाते हो। उसके बाद जो सेकंड रिलेशनशिप है वो है क्रेडिटर और डेटर की, जहां पर बैंक होता है क्रेडिटर और जो कस्टमर होता है वो होता है डेटर, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप कब स्टैब्लिश होता है? तो देखो, जब आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तब ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहां पर बैंक से 1 लाख रुपए का जो है वो लोन ले लिया है, जिसकी रिपेमेंट मुझे 3 साल के बाद करनी, ठीक है। तो मैंने बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है क्रेडिटर और डेटर की, जहां पर बैंक है क्रेडिटर क्योंकि उसने अपना 1 लाख रुपए मुझे दिया है यूज करने के लिए, और मैं यानी कि कस्टमर हूं डेटर, क्योंकि मेरे पास बैंक का पैसा पड़ा हुआ है और ये पैसा मुझे कभी ना कभी 3 साल के बाद बैंक को वापस करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बैंक से फंड्स बोरो करते हो, लोन लेते हो, तब ये वाला जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की, जहां पर बैंक होता है ट्रस्टी और जो कस्टमर होता है वो होता है बेनिफिशियरी, ठीक है। सबसे पहले मैं ना यहाँ पर आपको ट्रस्टी का मीनिंग जो है वो समझाना चाहूंगा। ट्रस्टी क्या होता है? देखो, ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी या फिर मनी, है ना, या फिर एसेट को अपने पास होल्ड करके रखता है और मैनेज करता है, ठीक है, ताकि जो बेनिफिशियरी है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंच सके, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैं यहां पर बैंक के अंदर गया और वहां पर मेरी एक गोल्ड की जो चेन है वो गिर गई, ठीक है, और वो जो गोल्ड की चेन है ना, वो बाद में बैंक के एम्प्लॉय को जो है वो मिल गई, ओके। अब देखो, बैंक के एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये मेरी गोल्ड की चेन को अपने पास संभाल के रखे, अच्छे तरीके से मैनेज करे, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पर कोई भी नुकसान जो है वो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक का एम्प्लॉय है, यानी कि जो बैंक है, वो मेरी एसेट को अपने पास होल्ड करके रख रहा है, मैनेज कर रहा है, ताकि मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिले, मुझे यहाँ पर कोई भी लॉस ना हो। तो इस केस में जो बैंक है वो है ट्रस्टी, ठीक है, और जो कस्टमर है वो है यहाँ पर बेनिफिशियरी, ठीक है। तो अगर आपने बैंक के पास कोई भी मनी, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी जो है वो डिपॉजिट करवाई है ताकि बैंक उसे अच्छे तरीके से मैनेज करे या फिर अपने पास होल्ड करके रखे, है ना,
तो उस केस में ये ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होता है। बैंक यहां पर ट्रस्टी होता है क्योंकि उसने आपकी एसेट को अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है और मैनेज कर रहा है आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। और क्योंकि बेनिफिट आपको मिलेगा तो आप यहां पर बेनिफिशियरी जो है वो कहलाओगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेली और बेलर की, है ना। देखो बेली और बेलर कौन होता है, देखो जब भी यहां पर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन अपनी गुड्स जो है किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरी कार जो है वो खराब हो गई है, मैंने यहां पर कार को डिलीवर किया है अमित नाम के पर्सन को, क्योंकि अमित जो है वो कार मैकेनिक है, वो कार को रिपेयर करता है, ठीक है। तो देखो मैंने अपनी कार अमित को डिलीवर किया एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, वो है कार को रिपेयर करवाना, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि जैसे वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कार रिपेयर हो जाएगी, अमित जो है वो कार मुझे वापस से रीडिलीवर जो है वो कर देगा। तो मेरे और अमित के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखो मैं जिसने अपनी कार को डिलीवर किया है उसे हम कहेंगे बेलर, यहां पर मैं जो है वो बेलर हूं, और जो अमित है जिसको मैंने गुड्स यहां पर डिलीवर किया है, यानी कि कार मैंने डिलीवर की है, वो है यहां पर बेली। कौन है, बेली, ठीक है। अब बैंक और कस्टमर के बीच में ये रिलेशनशिप कब स्टैब्लिश होता है, तो देखो जब भी हम अपनी कोई वैल्यूएबल्स, कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी सिक्योरिटी या फिर गुड्स बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं सेफ कस्टडी के अंदर, तब जाकर ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। जहां पर कस्टमर होता है बेलर, क्योंकि उसने अपना सामान जो है वो डिलीवर किया है बैंक को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, है ना। वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, सेफ कस्टडी, भाई सामान को संभाल के रखना है। और जो बैंक है वो होगा बेली, क्योंकि उसे यहां पर गुड्स जो है वो डिलीवर की गई है, ठीक है। तो आपको यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कस्टमर बेलर है क्योंकि उसने यहां पर गुड्स डिलीवर की है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक को, और बैंक को जब गुड्स रिसीव हुई है तो वो यहां पर बेली जो है वो कहलाएगा, ओके। और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लो 5 साल के लिए सेव करके रखना था, पर्पस कंप्लीट हो गया, बैंक यहां पर गुड्स जो है वो वापस कर देगा मुझे, यानी कि कस्टमर को। क्लियर है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, अगर आपको यहां तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेंट और प्रिंसिपल की, एजेंट और प्रिंसिपल की। देखो यहां पर बैंक होता है एजेंट और कस्टमर होता है प्रिंसिपल। देखो कई बार क्या होता है कि हम बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने यहां पर बैंक को बोला कि इस चेक को कलेक्ट कीजिए, इस चेक को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। या फिर आपने बैंक को बोला कि इस यूटिलिटी बिल को यहां पर पे कर दीजिए, या फिर आपने बैंक को बोला कि मेरे अकाउंट से क्लब फीस पे कर दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप मेरे बिहाफ पर काम कीजिए और मेरा ये काम जो है वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जैसे अगर अमित नाम का पर्सन है, उसने अपने बैंक को बोला कि महीने की 10 तारीख को यूटिलिटी बिल पे कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक है वो अमित के बिहाफ पर काम कर रहा है, ठीक है, और अमित का बिल पे कर रहा है। तो यहाँ पर जो अमित है वो है प्रिंसिपल, क्योंकि इसने अपना काम करवाने के लिए बैंक को हायर किया है। और जो बैंक है वो है आपका यहाँ पर एजेंट, क्योंकि वो अमित यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें, उसका जो सेक्शन 82 182 है वो कहता है कि प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को अथॉरिटी देता है कि आप मेरे बिहाफ पर जो है वो काम कीजिए। तो अमित ने भी बैंक को अथॉरिटी दी है कि आप मेरे बिहाफ पर जो है वो काम कीजिए। बदले में एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक है। अब ये जो एजेंसी का रिलेशनशिप है कब टर्मिनेट होता है, तो देखो अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर कस्टमर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ठीक है, या फिर असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो यहां पर ये जो रिलेशनशिप है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपने क्या समझा, एजेंट कौन होता है, जो कि किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करता है, ठीक है। तो बैंक कस्टमर के बिहाफ पर काम करते हैं तो बैंक एजेंट है। और प्रिंसिपल कौन होता है, जो दूसरे पर्सन को हायर करता है अपना काम करवाने के लिए, तो यहां पर कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल है। उसके बाद है आपका यहां पर इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी, इंडेमनिटीफाइड। आप ना इसको इंडेमनिटी होल्डर कह सकते हो, है ना। तो ये जो इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड है ना, ये रिलेशनशिप कब स्टैब्लिश होता है, तो देखो जब यहां पर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। अब ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से लॉस होता है तो उस लॉस को मैं जो है वो कंपनसेट कर दूं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अमित नाम का पर्सन है और यहाँ पर एक एबीसी बैंक है, ठीक है। तो अमित जो है वो एबीसी बैंक के पास पहुंचा और उसको बोला कि भाई मैंने जो एफडी करवाई हुई थी ना आपके पास, उसकी जो रिसिप्ट है वो खो गई है, तो आप ना मुझे एक डुप्लीकेट एफडी की रिसिप्ट जो है वो इशू कर दीजिए, ठीक है। तो एबीसी बैंक ने बोला कि भाई देखो मैं तो कर दूंगा, पर अगर जो ओरिजिनल एफडी की रिसिप्ट है उसकी वजह से मुझे कोई भी लॉस होगा तो क्या होगा। तो अमित ने बोला आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ओरिजिनल एफडी की वजह से, जो ओरिजिनल एफडी की रिसिप्ट थी जो खो गई है उसकी वजह से आपको कोई भी लॉस होगा ना, तो उस लॉस को मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बैंक ने यहाँ पर डुप्लीकेट एफडी की रिसिप्ट यहाँ पर इशू जो है वो कर दी है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, यहाँ पर इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ये जो अमित है वो है इंडेमनीफायर, ठीक है, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया। देखो जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा होता है ना कि मैं लॉस को कंपनसेट करूंगा, उसको हम इंडेमनीफायर कहते हैं। तो अमित यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है, कस्टमर प्रॉमिस कर रहा है, तो वो इंडेमनीफायर है, ठीक है। और जिसको प्रॉमिस मिल रहा होता है, जैसे यहाँ पर बैंक को प्रॉमिस मिल रहा है ना, उसे हम इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाता है या फिर डुप्लीकेट एफडी की रिसिप्ट इशू की जाती है, तो बैंक वहां पर कस्टमर से एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाता है, और जैसे ही कस्टमर इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करता है तो वहां पर ये वाला जो रिलेशनशिप है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, ये जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे एडवाइजर और क्लाइंट की, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर है ना वो बैंक से फाइनेंशियल एडवाइस लेता है। जैसे मान लो मैं बैंक के पास गया और बोला कि भाई मुझे, मेरे पास 20,000 रुपए पड़े हैं, मुझे यहाँ पर एडवाइस दीजिए कि मैं इस 20,000 को कैसे इन्वेस्ट करूं। तो बैंक ने मुझे एडवाइस प्रोवाइड की, तो वहां पर जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा वो है एडवाइजर और क्लाइंट का, जहां पर बैंक जिसने एडवाइस मुझे प्रोवाइड की है वो है एडवाइजर, वो है एडवाइजर, और कस्टमर यानी कि मैं, जिसे यहाँ पर एडवाइस मिली है वो है यहाँ पर क्लाइंट। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को डिस्कस जो है वो कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अब बाकी की जो ट्रांजेक्शन है ना, मतलब कि ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी होती हैं बैंक के अंदर, तो मैंने यहाँ पर एक समरी प्रिपेयर की हुई है कि भाई डिफरेंट ट्रांजेक्शन के केस में कौन सा रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, कि कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम एक समरी भी जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यही वो समरी है, ये वही समरी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो जो रिलेशनशिप होता है वो होता है डेटर और क्रेडिटर का, जहां पर बैंक होता है डेटर, कस्टमर होता है क्रेडिटर। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप होता है, जहां पर बैंक होता है क्रेडिटर और कस्टमर होता है डेटर। सेफ कस्टडी, तो यहां पर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बेली और बेलर का रिलेशनशिप है, जहां पर बैंक बेली है और कस्टमर बेलर है। लॉकर की फैसिलिटी, देखो अगर आप लॉकर की फैसिलिटी लेते हो ना, जैसे आपने बैंक से लॉकर ले लिया अपना सामान संभाल के रखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो लेसी और लेसर का है, ठीक है। देखो लेसर कौन होता है, लेसर वो पर्सन होता है जो कि अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देता है रेंट के ऊपर। जैसे बैंक अपना जो लॉकर है वो कस्टमर को यूज करने के लिए देता है रेंट के ऊपर, तो बैंक यहाँ पर लेसर है। और लेसी वो पर्सन होता है जिसको एसेट को यूज करने का राइट मिलता है, तो कस्टमर यहाँ पर लेसी है। कलेक्शन ऑफ चेक के केस में बैंक आपका एजेंट है, वो आपके एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और आप यहाँ पर प्रिंसिपल हो। अगर आप ड्राफ्ट परचेज करते हो, है ना, जब आप ड्राफ्ट परचेज करते हो तो आप बैंक के पास अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है। जब तक ड्राफ्ट की पेमेंट नहीं हो जाती है तो बैंक आपका डेटर होता है और आप क्रेडिटर होते हो। उसके बाद पे ऑफ ड्राफ्ट, देखो जिस ब्रांच को यहाँ पर ड्राफ्ट की पेमेंट करनी है ना, तो उसके पास 10,000 रुपए जो है वो पड़े हुए हैं। ये 10,000 रुपए किसके हैं, पेई के हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पेइंग बैंक है वो यहाँ पर ड्राफ्ट को यानी कि 10,000 रुपए को अपने पास होल्ड करके रखेगा कस्टमर के बेनिफिट के लिए, इसीलिए जो बैंक है वो ट्रस्टी होगा, है ना, और जो कस्टमर है वो यहाँ पर बेनिफिशियरी होगा। प्लेज की बात करें तो देखो अगर यहाँ पर आप मान लो कि लोन लेते हो बैंक से और कोई एसेट जो है वो बैंक के पास गिरवी रखते हो और एसेट का पोजीशन भी बैंक को दे देते हो, तो वहां पर प्लेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो बैंक है वो पॉनर होता है, प्लेजी होता है, और जो कस्टमर है वो यहाँ पर पॉनी होता है, प्लेजर होता है। नहीं नहीं, ये यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, ठीक है। जो बैंक है वो यहाँ पर पॉनी होता है और जो कस्टमर है वो यहाँ पर पॉनर होता है, ठीक।
मोर्गेज की बात करें, अगर मान लो आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखती है तो उसके ऊपर मोर्गेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है और बैंक मोर्गेजी होता है और जो कस्टमर है वो मोर्गेजर होता है। हाइपोथिकेशन की बात करें, अगर आपने मान लो बैंक से लोन लिया है और कोई मूवेबल एसेट बैंक के पास गिरवी रख दी है और एसेट का जो पोजीशन है वो आपके पास ही है, तो वहां पर हाइपोथिकेटी और हाइपोथिकेटर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। बैंक हाइपोथिकेटी होता है और कस्टमर हाइपोथिकेटर होता है। अगर आप बैंक को कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो जैसे कि यूटिलिटी बिल पे कर देना, बैंक एजेंट होता है, कस्टमर प्रिंसिपल होता है। अगर आप जो बैंक है वो आपके बिहाफ पर सिक्योरिटी की सेल परचेज करता है तो बैंक एजेंट होता है, आप प्रिंसिपल होते हो। अगर आपने यहाँ पर बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करवा दिया है ना, पर आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि इस पैसे को कैसे यूज करना है, कैसे डिस्पर्स करना है, तो बैंक ट्रस्टी होगा क्योंकि वो आपके पैसे को अपने पास होल्ड करके रखेगा और आपके बेनिफिट के लिए मैनेज करेगा और आप जो है वो बेनिफिशियरी होगे। आर्टिकल अगर आप गलती से भूल के आ गए हो बैंक के अंदर, जैसे गोल्ड की चेन मेरी रह गई, ठीक है, तो बैंक उसे संभाल के रखेगा मेरे बेनिफिट के लिए, तो बैंक ट्रस्टी है और कस्टमर बेनिफिशियरी है। उसके बाद अगर शेयर्स दिए गए हैं सेल के लिए, है ना, तो यहाँ पर बैंक एजेंट होगा और कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए और कोई भी डाउट आता है तो पूछ सकते हो। जल्दी से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ या फिर नहीं। अब यहाँ पर हम 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज को देखकर आपको घबराना नहीं है, ये आपको लेंदी एमसीक्यू जरूर लग रहा होगा पर बहुत ही इजी है, ठीक है। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में ही समझाऊंगा। तो मिस्टर राजेश नाम का पर्सन है, ठीक है, वो सिटी बैंक का एक लॉन्ग टाइम कस्टमर है। वो ब्रांच में गया, है ना, और उसने गोल्ड ऑर्नामेंट बैंक के पास डिपॉजिट करवाए सेफ कस्टडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो है फीस भी पे कर रहा है और इसे रिसिप्ट भी मिल चुकी है, ठीक है। 3 महीनों के बाद एक टेक्निकल फेलियर जो कि बैंक के सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम में था, उसकी वजह से रॉबरी हो गई। मतलब कि चोर घुस गए और अलार्म बजा ही नहीं, और अलार्म में दिक्कत थी इसके बारे में बैंक को ऑलरेडी पता था, उसके बावजूद भी उसने उसको ठीक नहीं करवाया और मिस्टर राजेश के ऑर्नामेंट जो है वो चोरी हो गए, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर सिटी बैंक और मिस्टर राजेश के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है और क्या इस सिचुएशन के अंदर बैंक लाइबल है। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन ये कह रहा है रिलेशनशिप लेसर और लेसी का है और बैंक यहाँ पर लाइबल नहीं है क्योंकि ये रोबरी थी। रिलेशनशिप बेली और बेलर का है, बैंक बैंक लाइबल है क्योंकि जो लॉस हुआ है वो बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। दूसरा रिलेशनशिप ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का है और बैंक यहाँ पर लाइबल नहीं है किसी भी थर्ड पार्टी के एक्ट के लिए। उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो एजेंट और प्रिंसिपल का है और बैंक यहाँ पर लाइबल है अगर ऑर्नामेंट इंश्योर्ड नहीं है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। जो रिलेशनशिप है वो बेलर और बेली का है, जहां पर बैंक बेली है और कस्टमर जो है वो बेलर है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने अपने गुड्स जो है वो बैंक के पास डिपॉजिट करवाए हैं एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ठीक है। अब देखो, बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ है तो ये लॉस को बैंक को कंपनसेट जो है वो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक लाइबल है इस लॉस के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, यहाँ पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप दिए हुए हैं और ट्रांजेक्शन भी दी हुई है, आपको करेक्ट मैच करना है। देखो, अगर आप बैंक ड्राफ्ट परचेज करते हो तो वहां पर डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, जहां पर बैंक यहाँ पर डेटर है और आप क्रेडिटर हो। आर्टिकल भूल गए हो बैंक में बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का है, ठीक है। और अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी है बिल पेमेंट के लिए तो एजेंट और प्रिंसिपल का है। और अगर आपने यहाँ पर शेयर्स दिए हैं बैंक को सेल के लिए तो ये भी एजेंट और प्रिंसिपल का ही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, A3 B4, ठीक है, और C2 D2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अर्जुन रिपोर्ट्स दैट डिमांड ड्राफ्ट इशूड इन फेवर इज लॉस्ट। यानी कि मिस्टर अर्जुन था, उसने रिपोर्ट किया कि उसके फेवर में जो डिमांड ड्राफ्ट इशू किया गया था ना वो गुम हो गया है। तो उसने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि एक डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दीजिए। तो बैंक ने बोला कि भाई इंडेमनिटी बॉन्ड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर अर्जुन ने इंडेमनिटी बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया और बैंक को प्रॉमिस किया कि भाई फ्यूचर में अगर ओरिजिनल ड्राफ्ट की वजह से आपको कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को मैं कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लीगल रिलेशनशिप है? पहला रिलेशनशिप ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का है और अगर लॉस होता है तो बैंक यहाँ पर उस लॉस को बियर करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इशू किया था डुप्लीकेट। या फिर मिस्टर अर्जुन इंडेमनीफायर है और बैंक जो है वो इंडेमनीफाइड है,
और जो मिस्टर अर्जुन है वो लीगली बाउंड है कि अगर ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट की वजह से लॉस होता है, ठीक है, तो जो लॉस होगा, जो मिस्टर अर्जुन है उस लॉस को कंपनसेट जो है वो करेगा बैंक को। रिलेशनशिप बिलर और बेली का है, और बैंक यहाँ पर कोई भी लॉस जो है वो रिकवर नहीं कर सकता है कस्टमर से, ठीक है। और बैंक जो है वो डेटर बन जाएगा कस्टमर का, ओके। और जो भी लॉस होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मिस्टर अर्जुन इंडेमनीफायर है, ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड के अंदर, और वो लीगली बाउंड है कि अगर ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट की वजह से लॉस होता है फ्यूचर में, है ना, तो उस लॉस को वो कंपनसेट करेगा बैंक को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, अगर हम लॉकर ऑपरेशंस की बात करें, तो बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो लेसर और लेसी का होता है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर यहाँ पर लॉस होता है लोकल कंटेंट के अंदर ड्यू टू बैंक नेग्लिजेंस और बैंक एम्प्लॉय के फ्रॉड करने की वजह से, तो मैक्सिमम कंपनसेशन बैंक यहाँ पर कितना पे करेगा कस्टमर को? देखो वैसे तो अगर यहाँ पर लॉस होता है, मान लो कि कस्टमर की नेग्लिजेंस की वजह से या फिर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक फ्लड की वजह से, तो बैंक यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर अगर बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से लॉस होता है या फिर बैंक का एम्प्लॉय फ्रॉड कर देता है, तो उस केस में बैंक यहाँ पर लाइबल होता है, उसे यहाँ पर लॉस को कंपनसेट करना होता है, पर उसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? तो देखो, जो भी यहाँ पर एनुअल लॉकर रेंट है उसका 100 टाइम, जैसे एनुअल लॉकर रेंट अगर 1000 पे है, उसका 100 टाइम्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो ये मैक्सिमम यहाँ पर कंपनसेशन जो है बैंक कस्टमर को पे करेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज आ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो आप हमारे यहाँ पर कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाना होगा, कोर्सेज वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर जेईई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे जो जेईई के कोर्सेज है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, डिटेल्ड में, तो हमारा जो मास्टर कोर्स रहेगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अंदर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इस कोर्स को एनरोल करोगे ना, तो जो क्रैश कोर्स है और जो सुपर क्रैश कोर्स है उसका एक्सेस आपको ऑलरेडी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि आईएफएस का या फिर पीपीबी का, है ना, तो आप यहाँ पर हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है उसमें आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। जैसे आईएफएस का इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है, और यहाँ पर जो पीवी का इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है, एएफएम का इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अभी ना हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पे डे सेल चल रही है, जहाँ पर ना आपको 80% ऑफ मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस मास्टर कोर्स को अगर आप एनरोल करोगे ना आज के दिन में, मतलब 1 से 3 तारीख तक ये कोर्स जो है, ये जो ऑफर है वो वैलिड है ना। अगर आप आज इस कोर्स को खरीदोगे ना, तो आपको 80% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको 75% का ऑफ जो है वो मिलता है ना। तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए, बेनिफिट उठाइए और हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे मास्टर कोर्स और इंडिविजुअल मास्टर कोर्स के ऊपर आपको 80% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मान लो प्रैक्टिस करनी है ना, तो टेस्ट सीरीज को एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए, है ना, ठीक है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग जो फीडबैक है वो भी यहाँ पर जरूर जो है वो प्रोवाइड कर देना, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूबल है, ठीक है। तो hello@edutech.co.in, यहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8146207241, यहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।